अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शैब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स। इसमें हमने सबसे पहले 2 लेक्चर्स डिस्कस कर ली, जिसमें हमने आइज़ को डिस्कस किया, हमने ईयर्स को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी नोज़, कि हमने इस टॉपिक में नाक को डिस्कस करना है, जो कि हमारा एक सेंस ऑर्गन है। तो हम पहले अपने 2 सेंस ऑर्गन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन है दी नोज़। तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नोज़ है क्या। द ह्यूमन नोज़ इज़ द मोस्ट प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ फेस। कि ये जो ह्यूमन नोज़ है, ये प्रोट्रूडिंग पार्ट मतलब ये कि एक फेस से बाहर निकला हुआ एक हिस्सा है। जो नाक हमारा होता है, ये हमारे चेहरे से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। हम इसको फर्दर डायग्राम में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं नाक का स्ट्रक्चर। कि ये जो हमारे पास नाक का स्ट्रक्चर है, कि ये थोड़ा सा चेहरे से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास क्या है, नोज। इट बेयर्स दी नॉस्ट्रल्स, इसके अंदर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हमारा नाक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन होता है। वो कैसे कि रेस्पिरेशन, जैसा कि एयर ने एक्सचेंज होना होता है, तो उसका जो सबसे पहला ऑर्गन है वो हमारा नाक होता है। क्योंकि नाक से गुज़र के हवा ने अंदर जाना है, और जिस हवा ने बाहर आना है उसने भी नाक से आना है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन, वो हमारा नाक है। और इट बेयर द नॉस्ट्रल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज़ आल्सो द पेरिफेरल ऑर्गन, ये प्रिंसिपल ऑर्गन, सॉरी, ये प्रिंसिपल ऑर्गन इन दी ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम के अंदर ये क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। अब हमारे पास ऑल्फैक्टरी सिस्टम क्या है, कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम या सेंस ऑफ स्मेल एक सेंसरी सिस्टम है जो कि यूज्ड होता है फॉर स्मेलिंग या ऑल्फैक्शन। ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो हमारे पास है, ये ऐसा सिस्टम है जो स्मेलिंग या किसके लिए, सेंसरी सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, जिसे गस्टेटरी सिस्टम कहा जाता है, अक्सर औकात ये इकट्ठे वकूफ़ पजीर होते हैं। वो कैसे, क्योंकि केमोसेंसरी सिस्टम जो कि होता है हमारे पास, बिकॉज दे बोथ गिव द ब्रेन इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल कंपाउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसडक्शन। कि ट्रांसडक्शन ऐसा प्रोसेस है कि ये जो अल्फैक्टिव सिस्टम है, ये गस्टेटरी सिस्टम जो कि टेस्ट होता है उसके साथ इकट्ठे वकूफ़ पजीर होते हैं। क्योंकि ये केमोसेंसरी सिस्टम के साथ उसके ज़रिए से ये दोनों इकट्ठे वकूफ़ पजीर होते हैं, जिस वजह से ये जो हमारा ब्रेन है वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो आँख का सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन है, वो भी ब्रेन के साथ अटैच होता है। कान भी ब्रेन के साथ उसका हमने डिस्कस किया था कि अटैच होता है। ऑल्फैक्ट ये जो नोज है, ये भी इसका भी कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है। कि ब्रेन ने डिटेक्ट करना होता है कि स्मेल कौन सी है, मतलब प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, खुशगवार है या खुशगवार नहीं है। तो ये ब्रेन ने इस चीज़ को डिटेक्ट करना होता है। तो इस वजह से ये जो सिस्टम होता है, ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। अब हमारे पास ट्रांसडक्शन क्या, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कि ट्रांसडक्शन जो है हमारे पास फर्स्ट का एक स्टिमुलस रहता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो रिसेप्टर होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, बल्कि पहले उसको कन्वर्ट करेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मतलब कोई भी एनर्जी होगी, चाहे वो हीट है या केमिकल है, उसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट तो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो रिसेप्टर सेल्स का जो नॉर्मल आरएमटी होता है, वो होता है -90 मिलीवोल्ट। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम के जो नर्व्स होते हैं, ये उनका होता है -90 मिलीवोल्ट। लेकिन अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात करें तो उसका होता है -60 मिलीवोल्ट। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो -90 मिलीवोल्ट का जो मतलब आरएमटी होता है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि रिसेप्टर्स की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कर देगी। तो ये उसे -90 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट तक ले जाएगी, मतलब उसको चेंज कर देगी, कम कर देगी।
तो जब इसने रिसेप्टर की मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर दिया तो इससे किसके थ्रू किया, ट्रांसडक्शन के थ्रू। तो उससे पोटेंशियल का जो रिसेप्टर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो गया। तो ये सारी चेंजिंग एक प्रोसेस के थ्रू होती है, वो प्रोसेस क्या है, ट्रांसडक्शन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये चेंजिंग होती कैसे हैं। कोई मैकेनिकल स्टिमुलस है फ़र्ज के हमारे पास, उसको रिसेप्टर की मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्ट्रेच कर देगा। वो क्या कर देगा कि रिसेप्टर की मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होगी उसको उसने स्ट्रेच कर देना है। फिर आयंस चैनल जो उसमें मौजूद होंगे वो ओपन हो जाएंगे। आयंस चैनल के ओपन होने से उसमें सोडियम आयन जो होंगे वो अंदर आना शुरू कर देंगे। सोडियम आयन जैसे ही अंदर आएंगे तो उसकी जो नेगेटिविटी होगी वो न्यूट्रलाइज होगी, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जब ये रिसेप्टर पोटेंशियल जो ये रिसेप्टर है हमारे पास पोटेंशियल तक पहुंचते हैं तो थ्रेश होल्ड लेवल जो होता है ये मतलब ये जो हमारे पास रिसेप्टर है ये पोटेंशियल जो हमारे पास है ये थ्रेश होल्ड तक जब पहुंचेगा तो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो होगा उसको ये जनरेट कर देगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास है इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि रिसेप्टर कितना स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा रिसेप्टर स्ट्रांग होगा उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो एक्शन पोटेंशियल की ये डिपेंड कर रहा है स्टिमुलस पे कि स्टिमुलस हमारे पास कितना स्ट्रांग है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो होगा ये ट्रांसमिट होगा थ्रू डिफरेंट न्यूरॉन्स टुवर्ड ब्रेन। तो फिर ये ब्रेन की तरफ जो होगा ट्रांसमिट हो जाएगा डिफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ये सारा एक प्रोसेस है ट्रांसडक्शन का कि जिसके थ्रू ये जो अल्फैक्टिव सिस्टम होते हैं ये कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ और ये इकट्ठे वकूफ़ पजीर होते हैं एक गास्टेटरी सिस्टम के साथ जो कि हमारे पास टेस्ट का सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द शेप ऑफ द नोज़, कि नोज़ की शेप क्या है, इज़ डिटरमाइंड बाय द नेज़ल बोन्स। एक तो नेज़ल बोन जिसे हम नाक की हड्डी कहते हैं उससे ये डिटरमाइन की जाती है शेप, एट द नेज़ल कार्टिलेज। ये जो नोज़ की शेप होती है कि नाक कैसे होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये नेज़ल बोन्स और नेज़ल कार्टिलेज इन दोनों की वजह से होता है। इंक्लूडिंग द नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम क्या है कि नाक के दरमियान में जो हड्डी होती है, जो दोनों नॉस्ट्रल्स जो नाक के होते हैं विच सेपरेट दी नॉस्ट्रल्स को सेपरेट कर देती है इनटू नेज़ल कैविटी। दो नेज़ल कैविटी के अंदर हमारे नाक के अंदर दो नथने मौजूद हैं, तो ये नेज़ल सेप्टम की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारा नाक का स्ट्रक्चर ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए। ये हमारे पास नेज़ल बोन और नेज़ल कार्टिलेज होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि नाक की शेप क्या होनी चाहिए। ये जो हमारे पास नाक की हड्डी है हम इसे कहते हैं नेज़ल बोन। यहाँ तक ये नेज़ल बोन होती है, यहाँ तक ये नेज़ल बोन, आगे कहीं से ये कार्टिलेज कहलाता है। तो इसके दरमियान में एक हड्डी मौजूद होती है इसके दरमियान में ये जो बोन मौजूद है ये जो दरमियान वाले बिल्कुल इसे हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। क्या कहा जाता है इसे, नेज़ल सेप्टम। ये क्या करती है कि इन दोनों नॉस्ट्रिल को, ये जो दो नथने हैं इनको सेपरेट करती है। ऑन एवरेज द नोज ऑफ मेल, जो मेल का नोज होता है, इज़ लार्जर देन फीमेल नोज। कि मेल का जो नोज होता है, जो मर्द का नाक होता है वो औरत के नाक से बड़ा होता है। ये एवरेज देखी गई है पूरी कायनात में। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ द नोज इज़ ब्रीथिंग। इसका मेन फंक्शन है ब्रीथिंग, क्योंकि हम सांस इसी नाक की मदद से लेते हैं। अगर हम नाक को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए तो हमारा जो सांस होता है वो रुक जाता है। एंड द नेज़ल म्यूकोसा, जो नेज़ल म्यूकोसा है वो लाइनिंग द नेज़ल कैविटी एंड द पैरानाजल साइनसिस कैरीज आउट नेसेसरी कंडीशनिंग ऑफ इनहेल्ड एयर बाय वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग इट। कि नेज़ल म्यूकोसा जो हमारे पास है ये नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। इसका काम है कि इसने एयर को मॉइस्चर करना है, उसको वार्म करना है, क्योंकि ड्राई और कोल्ड जो एयर है वो नाक के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उसका यही काम है कि इसने एयर को मॉइस्चर करना है और उसे वार्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं कि पैरानाजल साइनसिस क्या है। हमारे पास ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है पैरानाजल साइनसिस, ये हमारे पास क्या है। पैरानाजल साइनसिस ये 4 एयर्ड फिल स्पेसेस का ग्रुप है जो कि नेज़ल कैविटी के
इर्द गिर्द मौजूद होता है। ये हमारे पास चार जो होते हैं एयर फिल्ड स्पेसेस का ग्रुप है, ये नाक के इर्द गिर्द डिफरेंट रीजन में मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मैक्सिलरी साइनसेस, जो कि लोकेटेड अंडर द आइज, के आइज के नीचे मौजूद होते हैं। फ्रंटल साइनसेस अबव द आइज, ये आइज के ऊपर फ्रंटल साइनसेस मौजूद होते हैं, हम इनको फर्दर आगे देखेंगे। एथमाइड साइनसेस, ये बिटवीन द आइज के दोनों आंखों के दरमियान जो एक बोन मौजूद है, कह दें उसे कहते हैं एथमाइड बोन या एथमाइड साइनसेस। साइनसेस इस वजह से नाम दिया गया इनका कि इनमें के अंदर जो स्पेसेस हैं उसकी बेस पर इन्हें साइनसेस कहा जाता है, या इनकी लोकेशन की बेस पर। सेफेनाइड साइनसेस के, सेफेनाइड मतलब कि ये जो बिहाइंड द आइज इनका जो रीजन मौजूद है, जो बोन का स्ट्रक्चर मौजूद है, वो सेफेनाइड साइनसेस कहलाता है। तो साइनसेस भी हमने देख लिया कि साइनसेस इन्हें क्यों कहा जाता है कि इनके अंदर जो स्पेसेस मौजूद होते हैं उसकी बेस पर इन्हें साइनसेस कहते हैं। नेजल कांकी जो हमारे पास है, हम अब देख लेते हैं कि नेजल कांकी शेल लाइक बोन इन द वॉल ऑफ द कैविटी, के कैविटी के अंदर वाल है, प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अब नेजल कांकी क्या है कि सिंगुलर अगर इसे कहें तो नेजल कांका कहेंगे, लेकिन प्लूरल फॉर्म में इसको नेजल कांकी कहते हैं। ये जो नेजल कैविटी होता है उसके अंदर ये फोल्ड मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं नेजल कांकी। इसके जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि इसने नेजल कैविटी का जो रीजन है, मतलब उसके अंदर इसने जो स्पेस है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, जिस वजह से ज़्यादा हवा मॉइस्चर हो सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो अंदर इंटर हो सकेगी। सेकंड, इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि इसने हवा जो बाहर से आएगी उसको इसने मॉइस्चर करना है, क्योंकि ड्राई जो कोल्ड एयर होगी वो नाक के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो ये उसे वार्म करेगा और मॉइस्चर करेगा। तो नेज़ल कांकी कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है नेज़ल कैविटी के अंदर। इसका मेन काम है कि इसने हवा को मॉइस्चर करना है और नेज़ल कैविटी के अंदर जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा मॉइस्चर हो सके। फिल्टरिंग ऑफ एयर बाय नेज़ल हेयर, कि नेज़ल हेयर जो हमारे नाक के अंदर मौजूद होते हैं बाल, उनकी मदद से हवा फिल्टर की जाती है। इन दी नास्ट्रिल प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इंटरिंग दी लंग्स, कि ये जो हमारे पास नास्ट्रिल्स, ये जो दो नथने मौजूद हैं, इनके अंदर बाल छोटे छोटे मौजूद होते हैं। उनका क्या काम है कि उन्होंने हवा को फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टरिंग दी एयर, कि उन्होंने फिल्टर करना है हवा को, और फिल्टर करके, फिल्टर का मतलब होता है कि एक चीज़ की सफाई की जाती है, फिर उसमें अगर कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो उनको रोक लेंगे वहाँ पे हेयर। तो जैसे वो पार्टिकल रुक जाएंगे, हवा अंदर लंग्स के अंदर चली जाएगी, वो पार्टिकल्स बाहर रह जाएंगे। तो ये इनका काम है कि नेज़ल हेयर का, कि नाक के अंदर जो हेयर मौजूद होते हैं उन्होंने फ़िल्टर करना होता है एयर को, ताकि लंग्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मतलब हार्मफुल हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वो उनसे रोका जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है स्नीजिंग। स्नीजिंग इज़ अ रिफ्लेक्स टू एक्सपेल अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द नोज, नोज से बाहर निकालना, इरिटेट द म्यूकोसल लाइनिंग। नाक के अंदर जो म्यूकोसल लाइनिंग है, मतलब हमारे पास नाक के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, जब इनके अंदर कोई हार्मफुल पार्टिकल जाता है तो वो पार्टिकल बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं, वो जैसे इन सेल्स के साथ टकराते हैं, ये जो हमारे पास हेयर है उनके साथ वो इरिटेट होते हैं, तो वो फ़ौरन ही स्नीजिंग का अमल होता है कि हमें छींक आती है। तो मुसलमानों को जब भी छींक आती है तो कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कि मतलब शुक्र अदा करें कि वो हार्मफुल पार्टिकल आपके अंदर नहीं चलेंगे, वो बाहर निकल गए। तो स्नीजिंग का यही अमल होता है कि जो हवा फिल्टर, जो हमारे पास हेयर फिल्टर करते हैं एयर को, कि जो पार्टिकल पीछे बच जाते हैं हवा के, कि जो भी हार्मफुल पार्टिकल बच जाते हैं, तो वो फिर नाक से, ये स्नीजिंग का अमल होता है इस तरह कि हमें छींक आती है, फिर वो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। और जब छींक आती है तो उस वक्त आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है, मतलब एयर का एक्सचेंज हो जाता है, मुंह से जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, और इस तरह जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाक से बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। Another major function of nose is olfaction, the sense of smell, कि सूंघने का जो अमल है अल्फेक्शन, ये नाक का बहुत बड़ा रोल है कि हमने किसी चीज़ को सूंघना है कि आया वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, ये किसकी मदद से होता है? नाक की मदद से।
द एरिया और ऑफ अल्फैक्टरी एपिथीलियम का जो एरिया है इन द अपर नेजल कैविटी, कि ये जो अपर नेजल कैविटी का जो एरिया है ये अल्फैक्टरी एपिथीलियम, इसमें एपिथीलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। इसमें स्पेशलाइज क्या होते हैं, अल्फैक्टरी सेल्स मौजूद होते हैं। इन अल्फैक्टरी सेल्स के साथ क्या मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं। उन हेयर्स ने क्या करना होता है कि हवा को फिल्टर भी करना होता है और हार्मफुल पार्टिकल से बचाना होता है। ये जो हमारे नाक के हेयर्स हैं, तो अल्फैक्टरी एपिथीलियम ख़ास किस्म के एपिथीलियल टिश्यूज़ होते हैं कि जो कि हमारे नाक के अपर रीजन में मौजूद होते हैं। उनमें अल्फैक्टरी सेल्स मौजूद होते हैं जिनके साथ हेयर लगे होते हैं। ये जो हमारे नाक के बाल होते हैं जिन्होंने हवा को फिल्टर करना होता है, उसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाना होता है। द नोज इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ स्पीच, कि स्पीच के अंदर नाक का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि हमारा नाक हमारे मुंह के साथ भी कनेक्टेड है। अगर हम नाक को बंद कर दें तो हमारी आवाज़ सही नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। हमारे नाक का हमारे कान के साथ भी कनेक्शन है, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं और फिर ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। दी हालो कैविटीज़, जो इसमें हालो कैविटीज़ मौजूद होती हैं ऑफ द पैरानाइजल साइनसेस एक्ट एज ए साउंड चैम्बर, कि पैरानाजल जो साइनसेस हमने पीछे डिस्कस की, एक बोन है पैरानाइजल, उसके अंदर स्पेस होती है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है पैरानाजल साइनसेस। इसके अंदर खाली स्पेस मौजूद होती हैं कि जो हमारी स्पीच को, जो आवाज़ को, साउंड को मॉडिफाई करते हैं, फिर एम्पलीफाई करते हैं, और वोकल साउंड जो हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये उसमें रोल प्ले करते हैं। देयर आर मैनी प्लास्टिक सर्जरी, इसमें बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज हो सकती हैं। प्रोसीजर इन द नोज नोन एज राइनोप्लास्टीज। राइनोप्लास्टी ऐसा अमल है कि जिसकी मदद से अगर आपके नाक की शेप कोई गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारा नाक खूबसूरत हो, नाक खूबसूरत होगा तो फिर चेहरा खूबसूरत लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी नाक की हड्डी जो होती है वो बड़ी होती है, कुछ लोग होते हैं उनका नाक थोड़ा मोटा होता है, तो वो ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, जिसे कहा जाता है राइनोप्लास्टी। क्या कहा जाता है, राइनोप्लास्टी। अवेलेबल टू करेक्ट वेरियस स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स और टू चेंज द शेप ऑफ द नोज, की उसकी मदद से नाक की जो शेप होती है उसको चेंज किया जाता है। ये हमारे पास देख लें आप लोग डायग्राम में कि ये हमारे पास एक नाक है, ये इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये राइनोप्लास्टी से पहले, ये उसके बाद है। पहले थोड़ा सा नाक मोटा था, अब उसको सही एक शेप दी गई, तो ये राइनोप्लास्टी की मदद से दी जाती है। ये हमारे पास देख सकते हैं आप लोग, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, इनके साथ ये हेयर लगे होते हैं। इनके साथ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे खुशबू के, जो भी हमें अच्छी खुशबू आ रही है या गंदी बदबू आ रही है, तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो इन हेयर के साथ टकरा जाएंगे। फिर वहाँ से वो फिर ऑल्फैक्टरी सेल्स में, फिर वो हमारे ब्रेन तक, नर्व फाइबर के थ्रू ब्रेन तक जाएंगे। फिर वहाँ से हम डिटेक्ट करेंगे कि ये खुशबू है या बदबू है। तो ये हमारे पास सारा जितना भी ये सारा स्ट्रक्चर, ये ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम है। इसके अंदर एपिथीलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और उनमें फिर ऑल्फैक्टरी सेल्स मौजूद होते हैं जिनके साथ हेयर लगे होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर से आते हैं इन हेयर के साथ, ये सीलिया भी कहा जाता है, इन हेयर्स को क्या कहा जाता है, सीलिया भी। इनके साथ ये मॉलिक्यूल्स टकरा जाते हैं, फिर वहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं कि आया ये खुशबू है या बदबू है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बोन्स, कि नाक की जो हड्डी होती है या नाक में बोन्स कौन कौन सी मौजूद होती हैं। द बोन स्ट्रक्चर ऑफ द नोज इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैग्जीला, फ्रंटल बोन एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर बोन्स। इसके अंदर मैग्जीला बोन्स मौजूद होती हैं, फ्रंटल बोन्स मौजूद होती हैं और पैरानासल बोन्स जो होती हैं, और बहुत सी और भी छोटी छोटी बोन्स नाक के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये नाक के अंदर डिफरेंट एथेमाइड बोन मौजूद है, नाजल बोन है हमारे पास, तो ये डिफरेंट इसके अंदर बोन्स मौजूद होती है। ये मैग्जीला बोन मौजूद है, तो ये क्या करती हैं, नाक के स्ट्रक्चर, नाक को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। एथेमाइड बोन इसके अंदर मौजूद है। एथेमाइड बोन जो होती है ये स्कल के अंदर मौजूद होती है, इसे इस वजह से एथेमाइड कहा जाता है क्योंकि ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है और ये नाक के अपर रीजन में मौजूद होती है। ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, ये अपर रीजन में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द वॉल सेपरेटिंग द टू कैविटीज ऑफ द नोज, द नाजल सेप्टम,
नाजल सेप्टम क्या है कि दो नाक की दो कैविटीज़ को सेपरेट करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन इनसाइड एंड कार्टिलेज क्लोजर टू द टिप ऑफ द नोज। कि पीछे जो होता है ये बोन से बना होता है। नाजल सेप्टम जो होता है ना ये जब नाक शुरू होता है ऊपर से तो ये फ्रंट तक तो बोन से बना होता है, लेकिन जो टिप होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है। किससे? टिप जो होती है वो कार्टिलेज से बनती है। ये हमारे पास है नाजल सेप्टम। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये पूरी क्या है? नाजल सेप्टम। ये नाजल सेप्टम इसका काम है कि इसने इसको, इस नथने को और इस नथने को सेपरेट करना है। ये यहाँ तक तो बनी होगी बोन से यहाँ तक, लेकिन ये जो रीजन है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये नाजल सेप्टम दो कैविटीज़ को सेपरेट करती है। द फ्लोर ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ इंसिसिव बोन। कि नाक का जो फ्लोर होता है वो किससे बना होता है? वो ये जो फ्लोर है ये इंसिसिव बोन से बना होता है। इसमें अक्सर औकात टीथ भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये इंसिसिव बोन मतलब जो जिसमें हमारे पास नाक के जो जबड़े वगैरह हैं उसके साथ ये मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके स्ट्रक्चर में आता है वो है कार्टिलेज। वो हमारे पास कार्टिलेज है। इट कंसिस्ट ऑफ अपर लेटरल कार्टिलेज। अपर लेटरल कार्टिलेज पर ये मुश्तमिल होता है एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज। अपर लेटरल कार्टिलेज क्या है कि अपर जो हमारे पास ये हमारे पास अपर लेटरल कार्टिलेज है और ये लोअर। अपर लेटरल कार्टिलेज ऐसा रीजन है कि जो नाक के हमारे इर्द गिर्द दोनों तरफ जो एक गोश्त का टुकड़ा कह दें या कार्टिलेज कह दें, ये नरम होता है, ये मौजूद है। तो लोअर कार्टिलेज जो होता है ये हमारे पास ये नाक का आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये लोअर कार्टिलेज का बना है। लेकिन ये जो रीजन है ये अपर कार्टिलेज का बना है। तो अपर कार्टिलेज नाक के दोनों तरफ मौजूद होता है, लेकिन लोअर कार्टिलेज नाक की जो टिप होती है वहाँ पर जो नरम हमें एक हड्डी मौजूद है वो है लोअर कार्टिलेज। लेकिन जो नाक के साइडों पे जो नरम हड्डी है वो अपर कार्टिलेज। ये अपर कार्टिलेज है, साइडों पे जो हड्डी मौजूद है, और ये जो फ्रंट पे मौजूद है ये लोअर कार्टिलेज है। देन हमारे पास है मसल्स। नाक के स्ट्रक्चर में मसल्स का बहुत अहम रोल प्ले होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट मसल्स के जहाँ जहाँ कार्टिलेज मौजूद नहीं होगा वहाँ पे ये मसल्स मौजूद होंगे। फेशियल बोन हमारे पास जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, जो रिंकल आ जाते हैं, ये भी इन्हीं मसल्स की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़। ये भी नाक के स्ट्रक्चर में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जहाँ जहाँ पे कार्टिलेज नहीं होगा वहाँ पे ये सॉफ्ट टिश्यू मौजूद होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद है। यहाँ पे कार्टिलेज का हिस्सा नहीं है तो वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेज़ल कैविटी, जो कि इसके स्ट्रक्चर में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये हमारे पास नेज़ल कैविटी, इसके अंदर नेज़ल वेस्टिब्यूल मौजूद होता है। ये आप लोग देख सकते हैं नेज़ल वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑल्फैक्टरी सिस्टम मौजूद होते हैं। इनका काम है कि इसने डिफरेंट मतलब नेज़ल वेस्टिब्यूल ये है कि ये नाक के अपर रीजन में मौजूद होते हैं। तो इसका काम है कि इसने क्या करना है कि इसने इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है कि रेस्पिरेशन का जितना भी अमल होगा वो इसी नाक की मदद से होता है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट आर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो नेज़ल कैविटी के अंदर नेज़ल वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अल्फैक्टरी सिस्टम मौजूद होता है। ये जो हमारे पास वेस्टिब्यूल रीजन है नोज़ का, ये स्किन के साथ अटैच रीजन होता है और इसके अंदर ये जो हमारे पास वेस्टिब्यूल रीजन है इसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? हेयर्स मौजूद होते हैं नाक के स्ट्रक्चर के अंदर, वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर। उन हेयर्स को हम सीलिया भी कहते हैं जिनके साथ पार्टिकल आके अटैच होता है। नोज़ की डिफरेंट शेप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है, क्योंकि हर इंसान के अंदर नाक की जो शेप है वो डिफरेंट होती है, दी एक्यूलाइन नोज़। देन हमारे पास है ग्रेसियन नोज़। देन है दी अफ्रीकन नोज़। देन हमारे पास दी हॉक नोज़ एंड देन दी स्नब नोज़ एंड देन दी सेलेस्टियल नोज़। तो ये हमारे पास नोज़ की डिफरेंट शेप्स हैं। हम इनको वन बाय वन फर्दर डिस्कस करेंगे। दी एक्यूलाइन नोज़, ये जो हमारे पास एक्यूलाइन नोज़ है इसको रोमन नोज़ भी कहा जाता है। ये हमारे पास नाक की ऐसी शेप है कि जिसके अंदर नाक का जो ब्रिज होता है वो प्रोमिनेंट होता है, कि आगे का जो नाक का नथना है वो थोड़ा बड़ा होता है।
ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नाक का नथना थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। द वर्ड एक्यूलाइन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका एन इल्यूजन टू कर्व बीक ऑफ एन एंगल, कि ईगल की तरह की इसकी जैसे ईगल की बीक होती है, उसकी चूंच जैसे ईगल की होती है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह का होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ईगल की इसके अंदर थोड़ा सा ना आगे कर्व सा बन रहा है, यहाँ पे भी डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कि थोड़ा सा कर्व्ड बन रहा है, कि वो थोड़ी सी मुड़ रही है चूंच जो है, नाक की चूंच जो है। तो ये हमारे पास ईगल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एक्यूलाइन नोज का। इसको क्या दूसरा नाम इसका क्या है, रोमन नोज। देन हमारे पास है दी ग्रीसियन नोज, ए स्ट्रेट नोज दैट कंटिन्यूज। ग्रीसियन नोज जो होता है ये स्ट्रेट नोज होता है बिल्कुल, फोर हेड विद आउट अ टिप, कि डिप के बगैर इसका फोर हेड से बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। दिस इज यूज टू बी कॉल्ड ग्रेसियन नोज, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेसियन नोज। यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ग्रेसियन नोज बिल्कुल माथे से सीधा आ रहा है, इसके अंदर कोई नाक की हड्डी नहीं उभरी हुई, इसके अंदर कोई जो नथना है नाक का वो नहीं मुड़ा हुआ, तो ये ग्रेसियन नोज कहलाता है। एज अपोज टू दी हाक लाइक रोमन नोज, कि ये जो रोमन नोज होता है वो तो थोड़ा सा आगे से मुड़ा हुआ था, लेकिन ये सीधा ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। एंड वॉज कंसिडर्ड फीचर ऑफ ग्रेट ब्यूटी, कि खूबसूरती का ये एक बहुत बड़ा राज होता है कि जिनका नाक सीधा होता है बिल्कुल, वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मतलब ये हर किसी में नहीं होता, बल्कि बहुत ही चंद लोगों में नाक की जो परफेक्ट शेप है वो पाई जाती है। तो ये जो फीचर है ब्यूटी का, वो ये ग्रेसियन नोज होता है, कि बिल्कुल सीधा माथे से सीधा नाक आ रहा है। दी अफ्रीकन नोज आप लोग अक्सर जानते हैं कि थोड़े मोटे नाक वाले होते हैं। अफ्रीकन नोज टाइप ऑफ नोज शॉर्ट नोज, उनका नाक जो होगा वो बिल्कुल छोटा होगा। विदाउट अ लो डार्सम, उसके अंदर लो डार्सम नहीं है, कि ऐसे नाक का जो मतलब नीचे वाला हिस्सा है वो कम होगा, उनकी टिप थोड़ी सी बल्बस होगी, मतलब उभरी मोटी टिप होगी। जो कोलोमेला जो नाक का है, नाक का जो दरमियानी हिस्सा है वो बिल्कुल छोटा होगा, कि नाक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बल्कि छोटा मोटा नाक होगा, फेस के साथ बिल्कुल अटैच होगा। ये थिक स्किन, उसके अंदर स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि नाक काफ़ी मोटा, और आगे से जो होता है नाक थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। नाक की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। देन हमारे पास है दी हाक नोज। हाक नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी जो कर्व्ड होता है वो हाक बीक की तरफ होता है, कि हाक जो हमारे पास एक उकाब है उसकी जैसे चूंच होती है, ये उसी तरह के इसके शेप होती है नाक की। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग हाक की डायग्राम भी देख रहे हैं, इसमें ये जो बीक है इस तरह इसकी नाक की शेप होती है। हाक नोज आर नेम्ड एज सच ड्यू टू देयर सिमिलरिटीज विद दी कार्व्ड बीक्स, कि नाक के जो उकाब है उसकी जो चूंच होती है उसकी तरह के इसकी सिमिलरिटीज होती है, इस वजह से कहा जाता है हाक नोज। देन हमारे पास है दी स्नब नोज, हैविंग अ शार्ट वाइड नोज ऑफ ए गन, कि गन की तरह का ये शार्ट होता है और उसी तरह का बिल्कुल नाक होता है गन की तरह का। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आगे से वो थोड़ी सी चूंच उभरी हुई होती है, लेकिन बिल्कुल छोटा खूबसूरत सा नाक होता है। हैविंग अ वेरी शार्ट बैरल, इसके अंदर बैरल बिल्कुल शार्ट होता है। दी सेलेस्टियल नोज आदि जो हमारे पास सेलेस्टियल नोज है, ये आलमोस्ट 13% लोगों में मौजूद होता है। इसके अंदर नाक स्मॉल साइज होता है। डेंट एट द नोज ब्रिज, कि डेंट होता है कि अगर आपकी गाड़ी को डेंट पड़ गया है तो मतलब उसके अंदर वो जगह जो है ना वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली गई है। तो डेंट होता है कि एक चीज़ में थोड़ा सा नुक्स आ जाना, तो नाक के अंदर भी डेंट पड़ जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि नाक के अंदर एक डेंट सा पड़ गया है, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ये जगह जो है वो नीचे की तरफ है, और चूंच जो है नाक का जो आगे से आ रहा पॉइंट है टिप है वो थोड़ी सी उभरी हुई है। तो ये क्या है, सेलेस्टियल नोज, कि जिसमें उसको डेंट पड़ जाता है, नाक स्मॉल साइज होता है, उसकी टिप जो होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन ऐसा हमारे जिसमें ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेके जाते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड उसको खारिज करते हैं। तो मतलब सांस जो हम लोग लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होता है, हवा का एक्सचेंज होता है, ये हमारे पास रेस्पिरेशन कहलाता है। कि जिसमें हवा, तो ये नाक की मदद से होता है, क्योंकि सबसे पहले जो सूंघने का अमल है वो नाक की मदद से होता है। अगर हमारा नाक बंद हो तो हम किसी चीज़ को नहीं सूंघ सकते। देन हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेलिंग। ये वही बात आ गई कि सूंघने का जो अमल है स्मेलिंग का, कि क्या ये चीज़ खुशबूदार है या बदबूदार है, तो ये नाक की मदद से होता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं ख़ास किस्म के और उनके साथ हेयर लगे होते हैं। वो जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स को हम सीलिया भी कह सकते हैं। कुछ कोई भी अगर पार्टिकल आता है तो वो उन सीलिया के साथ अटैच होता है। फिर वो जो मैसेज है वो ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। तो जब वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है तो ब्रेन हमें बता देता है कि ये चीज़ खुशबूदार है या बदबूदार है। तो ये जो हमारे पास फ़र्क है, ये हमारे पास एक फूल है, हम इसकी खुशबू को सूंघ रहे हैं तो ये इस तरह ये मैसेज ट्रांसफ़र होगा, फिर वो आगे ब्रेन की तरफ जाएगा। ये जो हमारे पास अल्फैक्टरी बल्ब है ना, यहाँ पे ये मैसेज ब्रेन की तरफ अल्फैक्टरी बल्ब फिर लेके जाएगा, फिर वो उसको बताएगा कि ये चीज़ खुशबूदार है या बदबूदार है। स्पीच का इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है स्पीच में, कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बोलने में जो होता है ये नाक का बहुत बड़ा अहम रोल प्ले होता है। कि स्पीच में नाक, क्योंकि ये हमारे मुंह के साथ भी कनेक्टेड होता है और कान के साथ भी, तो जब हम बोलते हैं तो इसमें नाक अहम रोल प्ले करता है। अगर आप हमारे फ़र्ज के अगर हम अपने नाक पे हाथ रख लें और बोलना शुरू कर दें तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये नाक का जो होता है ये बोलने में एक रोल प्ले होता है। तो हमने ये सारा नाक का इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस किया कि नाक कैसा होता है, उसके फंक्शन क्या है, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर हमने नाक की शेप्स को डिस्कस किया कि शेप्स कितनी होती हैं और कितनी डिफरेंट शेप्स होती हैं, क्योंकि हर बंदे का जो नाक है या उसका जो एक स्ट्रक्चर है, एनाटमी है, वो एक जैसी नहीं होती। देन हमने उसके फंक्शन को डिस्कस किया कि नाक के अहम फंक्शन कौन से, जिसमें रेस्पिरेशन है, सबसे अहम पहला फंक्शन है, सेंस ऑफ स्मेलिंग और स्पीच है। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक था अबाउट नोज़ के, और ये हमारे पास एक सेंसरी आर्गन है, और हम इससे पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं सेंसरी आर्गन के, जिसमें हमारे पास हमने पहले डिस्कस किया था आइज़ को, फिर हमने ईयर्स को डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस किया थर्ड सेंसरी आर्गन जो कि हमारे पास नोज़ है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।